हिरासत में जब ये लोग थे तो इन्हें बेल्ट से मारा जाता था, लात घूंसे मारे जाते थे, प्राइवेट पार्ट्स पे इनके करंट लगाया जाता था। इनकी कंडीशन ऐसी कर दी जाती थी बेसिकली कि ये बाथरूम जाने लायक हालत में भी नहीं होते थे। अपने पुलिस वाले इन्हें हर रोज़ करीबन 20-20 घंटे तक पीटा करते थे, बिजली के शॉक्स दिया करते थे, प्राइवेट पार्ट्स में करंट लगाया करते थे कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सामने लेके आएंगे, उसे नंगा करेंगे। बच्चियों के रेप करने की धमकी दी जा रही थी पुलिस वालों के द्वारा। जिस किराए के मकान में ये रहते थे वहाँ पे जाके लैंडलॉर्ड्स को ये कहा जा रहा था कि तुमने टेररिस्ट्स को अपने घर में रखा हुआ है, और रातों रात इन लोगों का सामान लैंडलॉर्ड्स के द्वारा बाहर फेंक दिया गया था। इनको कोई घर देने के लिए तैयार नहीं था। इनके बच्चों को, इनकी बीवी को सर छुपाने के लिए उसके भी लाले पड़ गए थे। यानी बुरहान वानी जो है मास्टर का बेटा, आतंकवादी होने के बाद भी मास्टर का बेटा कहलाता था। पर यहाँ पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाले बच्चों वाले जो माँ बाप थे, उनके बच्चों को कॉलेजेस से, स्कूल से, ऑफिसेज में प्रताड़ित किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। ये रियलिटी है कांग्रेस की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू आतंकवादी है। इस चीज़ को साबित करने में एटीएस इतना ज़्यादा तत्पर था कि इनके सामने, इनके पास इन्होंने मंगवाई थी गीता और रामचरितमानस और महाभारत जैसी किताबें पढ़ने के लिए। इनके सामने उन किताबों को एटीएस के अधिकारियों के द्वारा, परमवीर जैसे पुलिस अधिकारियों के द्वारा कदमों के नीचे कुचला जा रहा था। ये है हिंदुओं के प्रति नफरत। ये है कांग्रेस का वो सच्चा रूप जो परमवीर जैसे पुलिस अधिकारी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने स्टूडियो को गंदा नहीं करना चाहता यहाँ पे, वरना मैं थूकता ऐसे पॉलिटिशियंस के ऊपर जो सिर्फ सत्ता में आने के लिए, चूँकि 11 साल से सत्ता में नहीं है, सिर्फ सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थे। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिन पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो विवादास्पद वर्डिक्ट घोषित किए गए। एक में ये कहा गया कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में जितने भी आरोपी थे वो सारे के सारे निर्दोष हैं और 11 के 11 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और इमीडिएटली बाद हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे ओवैसी साहब, जितने भी जो देशभक्त नेता हैं, जितने भी, वो सारे निकल के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार न्याय हो गया। और उन्होंने ये भी पूछा कि इन लोगों की जो ज़िंदगी ख़राब हुई, इतने वर्ष जो इन्होंने जेल में बिताए निर्दोष होने के बावजूद, उसका जवाब कौन देगा? कौन बनेगा करोड़पति? अब कौन बनेगा करोड़पति के अंदर एक ट्विस्ट आता है। 2-3 दिन पश्चात ही सुप्रीम कोर्ट एक और वर्डिक्ट देता है, जहां पे साध्वी प्रज्ञा के साथ साथ दूसरे जो आरोपी थे मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, उनको भी बरी कर दिया जाता है। और हमारे ये देशभक्त नेता जो है दोबारा से सामने आके कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया है, हीरा मंडी के अंदर उसकी बोली लग गई है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत की जांच एजेंसियां हैं, एनआईए है, ये है, वो है, सब कुछ जो है वो सोनागाछी के अंदर और जीबी रोड के अंदर बैठ के धंधा कर रही हैं। और उनको ये नहीं पता है कि किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। यानी कि 2 दिन पहले यही सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय दे रहा था मुसलमानों के हक में जब फैसला आया था, और यही सुप्रीम कोर्ट 2 दिन बाद जो है देश के साथ गद्दारी कर रहा था, क्योंकि हिंदुओं को छोड़ दिया गया था। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, ये हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने अनआंसर्ड छोड़ दिया है अभी तक, या एजेंसीज ने भी अनआंसर्ड छोड़ दिया है कुछ हद तक, वो ये कि अगर उन मुसलमानों ने, या अगर साध्वी प्रज्ञा और दूसरे आरोपियों ने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किए थे, तो बॉम्ब ब्लास्ट किया किसने? कुछ तो गड़बड़ है दया। अब कुछ तो गड़बड़ है दया का यूट्यूब पर बैठ के हम तो निर्णय नहीं निकाल सकते, ना इंक्वायरी कर सकते हैं, ना हमारे पास ऐसा साधन है, ना ही हम उतने केपेबल हैं। पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, और वो है कि किस तरीके से विपक्ष के द्वारा जो बकैती करी जाती है और जो कन्वीनियंस वाली पॉलिटिक्स, जिसके बारे में कह रहा था आपको, कन्वीनियंस वाली पॉलिटिक्स खेली जाती है कि हमारे पक्ष में आया तो बहुत बढ़िया, और तुम्हारे पक्ष में आया तो सबके सब बिके हुए हैं। वही हाल इलेक्शन की तरह कि हमारे पक्ष में, मतलब हम जीत गए तो ईवीएम वीवीएम सब बढ़िया, हम हार गए तो वोट की धांधली हो गई है, वोट चोरी हो गई है, चोर गद्दी छोड़। ऐसा ही एक विपक्ष के एक नेता हैं जिनका असली नाम राहुल फिरोज गैंडी है, पर वो अपने आप को राहुल गांधी कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ मैं, क्योंकि हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। एज आई सेड, वी आर नॉट equipped to do that, but what I am equipped to do is to bring stories of the people जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनको टॉर्चर किया गया, जिनको झूठे केसेस के अंदर फंसाया गया और जिनको मजबूर किया जा रहा था कुछ स्पेसिफिक लोगों के नाम लेने के लिए, वो मैं कर सकता हूँ, और वही मैं इस वीडियो में करूँगा। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ इस वीडियो में 2 लोगों के बारे में। एक का नाम है रमेश उपाध्याय, मेजर रमेश उपाध्याय, और दूसरे हैं समीर कुलकर्णी।
इन लोगों ने अपनी स्टोरी मीडिया में शेयर करी और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट पॉसिबली, एक क्वेश्चन मार्क के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस की साजिश थी। इस कहानी में आपको ये जानने को मिलेगा कि किस तरीके से एक सुबह मेजर रमेश उपाध्याय जब अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे तभी एटीएस के कुछ लोग आते हैं और उन्हें उठा के ले जाते हैं। आरोप ये लगाया जाता है कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में इनका हाथ है, जो सारी की सारी साजिश है वो इनके द्वारा रची गई थी। एटीएस के द्वारा मेजर रमेश उपाध्याय को ले जाने के बाद इनको पीटा जाता था। ये भी कहते हैं कि ये कहा जाता था कि अगर तुमने कबूल नहीं किया और कुछ लोगों का नाम नहीं लिया जिसके बारे में आगे बात करूंगा मैं, तो तुम्हारी पत्नी को यहाँ लेके आएंगे और उसे नंगा करेंगे, तुम्हारी बेटी का बलात्कार करेंगे। ये एटीएस के अधिकारियों के द्वारा कहा जाता था। और ये भी कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ का नाम लो, तुम प्रवीण तोगड़िया का नाम लो, तुम नाम लो श्री रविशंकर का, ऐसे कुछ प्रोमिनेंट नेम्स थे जो एटीएस चाहता था कि ये लोग उन नामों को ले और ये कहे कि ये जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट है इनके द्वारा जो है सारा का सारा कांड किया गया था। एटीएस के बारे में ये सारी की सारी चीज़ें शेयर करने वाले मेजर रमेश उपाध्याय 8 सितंबर 2008 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके आरोपी थे। 31 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें रिहा कर दिया गया और उसके बाद इन्होंने अपनी सारी की सारी स्टोरी और टॉर्चर के दौरान, इंटेरोगेशन के दौरान इनके ऊपर क्या प्रताड़ना की गई और इनको क्या कहने के लिए मजबूर किया जा रहा था वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो मेरा निवेदन है आपसे, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और वो जो चीज़ कही गई थी 26/11 आरएसएस की एक साजिश, वो तो विफल हो गई क्योंकि कसाब पकड़ा गया था। पर यहाँ पे 8 सितंबर 2008 कांग्रेस की एक साजिश, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, आप उसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वंस यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल द एंड, लेट्स फिगर आउट कि क्या कहा जा रहा था रमेश उपाध्याय जी को, समीर कुलकर्णी जी को, और किस तरीके से बड़े से बड़े हिंदू नामों को, नेताओं को, गुरुओं को फंसाने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही थी और किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा कोशिश करी जा रही थी हिंदू आतंकवाद का जो शब्दावली है उसको भारत में प्रचलित करने के लिए। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, कांग्रेस की एक साजिश। सबसे पहले बात करते हैं रमेश उपाध्याय की, जो कि मालेगांव केस में 17 साल का ट्रायल और 9 साल की सज़ा काटने के बाद, जेल में रहने के बाद बरी हुए हैं। इन सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 24 अक्टूबर 2008 की बात है। ये अपनी पत्नी के साथ टहलने के लिए निकलते हैं, तभी एक गाड़ी इनके पास आके रुकती है और उसमें से 4-5 लोग निकलते हैं और कहते हैं कि हम एटीएस से हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। इंप्रेशन ये दिया गया कि इनकी जान को खतरा है और ये बोल के इनको गाड़ी के अंदर घुसा लिया गया। जिस तरीके से वो लोग आए थे, रमेश जी को भी यही लगा, मेजर रमेश को, कि दे गेव एन इंप्रेशन की हिज लाइफ इज इन थ्रेट। और यही सेम चीज़ इन्होंने समीर कुलकर्णी के साथ भी करी थी। जब उस स्टोरी पे आऊँगा तो वो विवरण भी दूंगा। तो गाड़ी में बैठाते हैं और इन्हें लेके चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे आपको बता दूं मैं, एटीएस ने रमेश उपाध्याय जी को उठाया था 24 तारीख को। 24 तारीख यानी कि शुक्रवार, 25 और 26 सैटरडे संडे था और 27 तारीख को दिवाली थी। यानी कि अगले 4-5 दिनों तक इनको ज़मानत नहीं मिल सकती थी क्योंकि वीकेंड पे कोर्ट्स बंद थे और हमारा कोर्ट जब फेस्टिवल होता है तो ऑब्वियसली काम करने की कोई भी मंशा नहीं रखता है, तो मंडे को भी कोर्ट बंद था। 5 दिनों तक इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया और इवेंचुअली 29 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया। हिरासत में जब ये लोग थे तो इन्हें बेल्ट से मारा जाता था, लात घूंसे मारे जाते थे, प्राइवेट पार्ट्स पे इनके करंट लगाया जाता था, इनके पैरों के ऊपर लकड़ी रख दी जाती थी और उसके ऊपर लोग खड़े हो जाते थे ताकि लकड़ी से पीटने के निशान ना आए, पर वो जो दर्द था जो एक लकड़ी के रखने के बाद 2 लोगों का वजन जो इनके टांगों के ऊपर दिया जाता था उससे इनको प्रताड़ित किया जा सके। ये बहुत दर्दनाक था। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये दर्दनाक था तो एटीएस के द्वारा जो आगे जो चीज़ें करी गई उसको सुन के आपके कान फट जाएंगे। और किस तरीके से, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, हिंदू आतंकवाद का जो ये तमगा दी जाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस के द्वारा, और एक उनका बहुत चहेता पुलिस वाला था जिसका नाम था परमवीर सिंह, उसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा मैं आप लोगों को। रमेश उपाध्याय जी जनेऊ पहनते थे, उस जनेऊ को पुलिस वालों के द्वारा, एटीएस के द्वारा कदमों में रखा गया, उसको वहाँ पे मसला गया, ज़मीन पर लिटाकर इनको पीटा गया, पूरा शरीर जो है
चूर चूर हो जाता था। इनकी कंडीशन ऐसी कर दी जाती थी बेसिकली कि ये बाथरूम जाने लायक हालत में भी नहीं होते थे। अपने आप को खुद से उठ के सुसु पॉटी करने तक की हिम्मत नहीं होती थी। इस तरीके से इन्हें पीटा जाता था। यही वो समय था जेल में ही जब इनके दांत वाँत भी तोड़ दिए गए थे, मुंह पे मार के जबड़े वबड़े पे ऐसा प्रहार किया जाता था। और इन सबको करने के पीछे जो मेजर आदमी, जो सबसे बड़ा इंसान था, वो था परमबीर सिंह। परमबीर सिंह की देख रेख में ये सारी की सारी पूछताछ, ये सारा का सारा इंटरोगेशन हो रहा था और उन्हें ये कहता था कि हमें सारे के सारे नाम बताओ। ये कहते थे कि तुम योगी आदित्यनाथ का नाम लो, ये कहते थे श्री श्री रविशंकर का नाम लो, ये कहते थे प्रवीण तोगड़िया का नाम लो, वीएचपी के लीडर्स का नाम लो, ताकि यहाँ पे हिंदू आतंकवादी है ये साबित किया जा सके। अब रमेश उपाध्याय जी के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि इन लोगों से मेरी आज तक कोई बात भी नहीं हुई है, आई हैव नेवर बीन इन टच विद देम, हमने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया है। पर इनके ऊपर बार बार इनको प्रेशराइज यही किया जा रहा था कि यू हैव टू टेक देयर नेम, अदरवाइज जो मैंने आपको कहा, तुम्हारी बीवी को लेके आएंगे, नंगा करेंगे, तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार करेंगे, ये कहा जा रहा था पुलिस वालों के द्वारा। टॉर्चर करने का एक तरीका ये भी था कि रूम के अंदर पानी भर दिया जाता था और एसी ऑन कर दिया जाता था ताकि ठंड से ठिठुरते रहें और इनका शरीर जो है, रक्त प्रवाह जो है, उसको रोका जा सके। इसके पहले कि मैं स्टोरी में आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताना चाहता हूँ जो आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हो। सरकारी पक्ष ने ये साबित किया कि बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं कर पाया कि बॉम्ब जो है बाइक में लगा हुआ था, और उसके बारे में आगे और बात करूंगा मैं। ये भी दावा किया गया था कि कर्नल पुरोहित कश्मीर से RDX लेकर आए थे, लेकिन इसके ठोस सबूत किसी भी एजेंसी को नहीं मिले थे। ब्लास्ट मालेगांव के भीमू चौक पर हुआ। रमज़ान की वजह से ये इलाका बंद था, ये क्लियर नहीं हो सका कि बाइक वहाँ पे कैसे पहुँची। तो ये भी सोचने वाली बात है कि कोई बेवकूफ़ ही होगा कि अगर कोई अटैक करना चाहता था, मुसलमानों को मारना चाहता था, तो सुनसान एरिया में क्यों मारेगा जब सड़क पर कोई मौजूद नहीं है। एक दावा ये भी हुआ कि ब्लास्ट की साजिश जो है वो इंदौर, उज्जैन और नासिक में मीटिंग में रची गई, लेकिन इसके भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए जा सके। कोर्ट ने यह भी पाया कि जांच अधिकारियों ने फ़ोन रिकॉर्ड की जांच के लिए परमिशन नहीं ली, यानी कि इलीगल तरीके से कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसमें कांग्रेस वाले माहिर हैं। राडिया टेप्स वगैरह आप सबको पता है, और किस तरीके से पहले के जर्नलिस्ट सरकार का साथ देते थे इन सब चीज़ों में। आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। कोर्ट ने यह भी माना कि अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत जो है, पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है, और यही वो वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। मैं एक बार फिर से रीएम्फसाइज करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो ATS वाले रमेश उपाध्याय को कहते थे इनकी बच्चों के बारे में, इनकी बीवी के बारे में, फिर से रीएम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ की गंभीरता को समझ सको कि किस हद तक जाने के लिए कांग्रेस तैयार थी, कांग्रेस पार्टी के नेता तैयार थे, उनके टटपुंजिए जो ATS के उस समय थे, परमबीर सिंह जैसे लोग, वो तैयार थे कि किसी भी तरीके से बड़े हिंदू नेताओं को और धर्मगुरुओं का नाम लिया जा सके। बार बार फोर्स किया जा रहा था ये कहने के लिए कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सामने लेके आएंगे, उसे नंगा करेंगे। बच्चियों के रेप करने की धमकी दी जा रही थी पुलिस वालों के द्वारा। जिस किराए के मकान में ये रहते थे, वहाँ पे जाके लैंडलॉर्ड्स को ये कहा जा रहा था कि तुमने टेररिस्ट को अपने घर में रखा हुआ है, और रातों रात इन लोगों का सामान लैंडलॉर्ड्स के द्वारा बाहर फेंक दिया गया था। इनको कोई घर देने के लिए तैयार नहीं था। इनके बच्चों को, इनकी बीवी को सर छुपाने के लिए उसके भी लाले पड़ गए थे। बच्चों के कॉलेज में, बेटियों के स्कूल ऑफिस में जाके ATS वाले जो हैं इस बात का प्रचार करते थे कि ये टेररिस्ट के बच्चे हैं। इनका जो बेटा है वो उस समय लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसको उस कॉलेज से निकल जाना पड़ा क्योंकि वहाँ का माहौल इस तरीके का बना दिया गया था ATS के द्वारा। यानी बुरहान वानी जो है मास्टर का बेटा, आतंकवादी होने के बाद भी मास्टर का बेटा कहलाता था, पर यहाँ पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाले बच्चों वाले जो माँ बाप थे, उनके बच्चों को कॉलेज से, स्कूल से, ऑफिस में प्रताड़ित किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। ये रियलिटी है कांग्रेस की, ये रियलिटी है ATS की, एटलीस्ट उस समय की। इनकी बच्ची की जो शादी हो रखी थी, उनके ससुराल में जाके वहाँ पे टॉर्चर किया, वहाँ पे मतलब प्रचार किया गया, वहाँ पे बोला गया कि ये तो टेररिस्ट की बच्ची है। अब यहाँ पे रमेश उपाध्याय जी के द्वारा कुछ चीज़ें जो हैं वो बार बार करवाने की कोशिश करी जा रही थी, क्योंकि ये अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते थे। पहला तो ये, जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहाँ पे पहली ही लाइन जो इन लोगों के मुँह से निकली थी वो ये थी कि हमारा नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। दे वॉलंटियर टू डू द नार्को टेस्ट, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनके अलावा कर्नल पुरोहित का और साध्वी प्रज्ञा का 3 बारी नार्को टेस्ट हुआ, पर तीनों बार वो रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश नहीं करी गई। जब ये पूछा गया इनसे कि ये नार्को टेस्ट जो है, इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट क्यों नहीं करी गई थी, तो इन्होंने ये बताया कि हमने एप्लीकेशन लगाई थी कि रिपोर्ट जमा करी जाए। 2006 के
2006 का जो ये मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट था, मेरे ख्याल में मैंने वीडियो में कहीं पे 2008 बोला था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। 2006 का ये मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट था, उसमें जो 9 आरोपी थे वो छूट गए थे क्योंकि उन्होंने सेकंड नार्को टेस्ट जब हुआ था तो उसमें ये कहा था कि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया है। पहले नार्को टेस्ट में उन्होंने एक्सेप्ट किया था, पर सेकंड में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। लिहाजा इनका ये मानना था कि इनकी रिपोर्ट को भी कोर्ट में सबमिट किया जाए, पर ATS के द्वारा उस रिपोर्ट को सबमिट करने से इनकार कर दिया गया। रीज़न सिंपल सा था। रीज़न कोर्ट में ये बोला गया एक्चुअली में ATS के द्वारा कि ये हमारी जांच का हमारा जो रोड मैप है उसको सूट नहीं करता है। और आश्चर्यजनक बात है कि उस समय जिस कोर्ट में ये कहा गया था, उस कोर्ट ने ये कहा भी नहीं कि अगर ये आपको सूट नहीं करता पर फिर भी आपको रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। ये दर्शाता है कि हीरा मंडी का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर यहाँ पे बरी कर दिया था, पर ये जो कोटा है हमारे जुडिशियल सिस्टम का कितना ज़्यादा बिका हुआ है। फिर रमेश उपाध्याय जी ने एक जुगाड़ निकाला। जुगाड़ ये है कि इन्होंने RTI के माध्यम से ये नार्को टेस्ट बाहर निकलवाई और इसको कोर्ट में सबमिट किया, जिससे ये पता चला कि इन्होंने नार्को टेस्ट में किसी भी तरीके का रोल होने से मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में उससे इनकार किया था। सबसे विचित्र चीज़ क्या है पता है कि 1998 से 2003 के बीच में ये BJP से बहुत तगड़े तरीके से जुड़े हुए थे, RSS से भी जुड़े हुए थे, पर एक इंसान ने भी इनके ऊपर एलिगेशन लगने के बाद एक इंसान ने भी इनकी मदद नहीं की। वो तो छोड़ो, जब ये बाहर निकल के आए तो उसके बाद भी इन लोगों का किसी ने ध्यान रखने की कोशिश नहीं करी। किसी ने भी इनसे ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि आपके साथ क्या हुआ, डू यू वॉन्ट अ सेकेंड चांस एट एनीथिंग। ये सच्चाई है BJP की। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी के ऊपर टेररिज्म का आरोप लगाया गया हो तो आप उस समय उससे दूरी बनाना चाहते हैं, पर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया हो तो उसके बाद भी आप साथ में नहीं खड़े हैं, ये यही दर्शाता है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं अपॉर्चुनिस्टिक हैं। और अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, पर अगर इनके ऊपर टेररिज्म के आरोप लगे थे तो BJP या RSS लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था, वो भी नहीं किया। यही दूसरा पक्ष होता अगर, तो एक सेकंड में, जैसे शर्जील इमाम के लिए, और कौन है वो लौंडा, एक TU का जो जेल के अंदर बंद है 5 साल से, कह रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उमर खालिद, उन लोगों को कांग्रेस के द्वारा खुलेआम कहा जाता है कि हम इनको लीगल सपोर्ट देंगे, पर हमारे हिंदुओं के ऊपर जब भी कोई एलिगेशन लगाया जाता है, जब कन्हैया लाल को मार दिया जाता है, तो BJP वाले सिर्फ आके डिबेट के ऊपर हंगामा करते हैं, सड़क के ऊपर कुछ भी नहीं करते। सुन पा रहे हो तो एक बारी थम्स अप दे देना, और देख पा रहे हो तो एक बारी फिर से थम्स अप दे देना। यू अंडरस्टैंड हु आई एम ट्राइंग टू रेफर टू। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछले 4-5 साल में हिंदू बोल के अपना YouTube चैनल खड़ा कर गए, और बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नेता, लेकिन जब इवेंचुअली लोगों की मदद करने का समय आया, जब हिंदुओं की मदद करने का समय आया, दे वर नोवेयर टू बी सीन। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ योर राइट विंग। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बता दूं, जो रमेश उपाध्याय जी खुद से ही इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कमियां कहां पे निकाली जा सकती है। इनकी अंग्रेज़ी अच्छी थी और समीर कुलकर्णी जो थे उनकी मराठी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो चार्जशीट जब इन्हें दिखाई गई तो उसमें से इन्होंने 4 पॉइंट्स ऐसे निकाले जो ये साबित करता था एक्चुअली कि हाउ फ्लॉड दिस होल इन्वेस्टिगेशन वॉज। साध्वी प्रज्ञा का नाम जिस बाइक को लेकर लिया गया था कि ये बाइक साध्वी प्रज्ञा ने प्रोवाइड करी थी, वो लेके गई थी चला के बुलेट मेरी शान मेरी जान करते हुए, उस बुलेट का, उस बाइक का बेसिकली चैसी नंबर नहीं था, इंजन नंबर कुछ भी नहीं था। चार्जशीट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो कि ये साबित करे कि वो बाइक थी किसकी। ओनर को ढूंढना तो बहुत दूर की बात है, बिना किसी डिटेलिंग के साध्वी प्रज्ञा के ऊपर कैसे आरोप लगा दिया गया। स्ट्राइक 1। चार्जशीट में ये कहा गया कि जनवरी 2008 में फरीदाबाद में और अप्रैल 2008 में भोपाल के अंदर कुछ मीटिंग्स हुई जिसके अंदर ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है रचा गया। रमेश उपाध्याय और समीर कुलकर्णी ने इस पॉइंट को पकड़ा और ये बताया कि जिस मीटिंग का यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है और जिन लोगों का यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है, हमसे तो आज तक उनकी कोई बातचीत हुई ही नहीं, तो हम इनके साथ मालेगांव का बॉम्ब ब्लास्ट कैसे प्लान कर सकते थे। स्ट्राइक 2। शंकराचार्य भी इस केस के अंदर आरोपी थे। उनके यहाँ से एक लैपटॉप मिला था जिसमें कुछ आवाज़ें थी, जिसके बारे में पुलिस वालों ने कोर्ट के अंदर ये गवाही दी थी कि इनकी आवाज़, इस लैपटॉप की आवाज़ जो है इन लोगों से मिलती है। जब पुलिस वालों से ये पूछा गया कि क्या आप इन लोगों से पहले कभी मिले थे, तो उनका जवाब था नहीं। तो जब आप इनसे कभी पहले मिले ही नहीं थे तो आवाज़ के बेसिस के ऊपर आप लोगों ने इन लोगों को कैसे अरेस्ट किया। स्ट्राइक 3।
एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग जो है, जिसके बारे में मैंने कहा था इलीगल रिकॉर्डिंग करी जा रही थी, वो कोर्ट के अंदर पेश करी गई और ये कहा गया कि ये विस्फोट के पहले की रिकॉर्डिंग है, जबकि एक्चुअली में वो विस्फोट के बाद की रिकॉर्डिंग थी। तो एक नकली सबूत बना के पेश किया गया जो कि इलीगल रिकॉर्डिंग थी। इनके द्वारा फिर रमेश उपाध्याय के द्वारा ये तर्क दिया गया कि साजिश तो बॉम्ब ब्लास्ट होने के पहले हो सकती थी, उसके बाद कैसे हो सकती है, और अगर बाद में भी जो कॉन्वर्सेशन हुए किसी के साथ भी, उसमें भी कबूलनामा नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, तो आखिरकार हमारे ऊपर ये रिकॉर्डिंग हमें कल्प्रिट कैसे मान सकती है। स्ट्राइक 4। अब बात करते हैं समीर कुलकर्णी की। समीर कुलकर्णी ने इस केस को लड़ने के लिए कोई भी वकील हायर नहीं किया था। इस केस को उन्होंने खुद से लड़ा था। 9 साल बाद जेल से छूटे, फिर ट्रायल की हर डेट पर खुद गए और खुद अपने आप को रिप्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर। शादी नहीं करी, कोई बच्चा नहीं है, माँ के साथ रहते हैं और हमेशा भगवा पहनते हैं। आरएसएस से इनके भी ताल्लुकात गहरे रहे हैं। 25 अक्टूबर 2008 की बात है। ये ग्वालियर जा रहे थे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन है मेरे ख्याल में, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं और चुपके से इनको विस्पर करते हुए कहते हैं कि आपकी जान को खतरा है, आपको हमारे साथ चलना चाहिए। तो इनको पहले लगा कि ये कोई मजाक कर रहे हैं, इन्होंने हंसी में टाल दिया, पर उन्होंने फिर से कहा कि आपकी जान को खतरा है, आप इमीडिएटली हमारे साथ आइए। ये बोलकर इनको पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया और पुलिस की गाड़ी में बैठाने के बाद बिना किसी लाग लपेट के इनको लेके जाया जाता है एयरपोर्ट और फिर इनको लेके आया जाता है मुंबई। मुंबई में कौन? मुंबई में कांग्रेस के पास। समीर कुलकर्णी जी का ये खुला दावा है कि ये सारा का सारा कांड जो है ये उस समय की तत्कालीन सरकार, जो यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, उसके द्वारा किया जा रहा था। ये लोग जो कांग्रेस की और ओवैसी वगैरह की धर्म विरोधी और जो हिंदुओं को बदनाम करने की जो राजनीति थी, उसको जो भेदने की कोशिश कर रहे थे ये, उसकी वजह से इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए थे। समीर कुलकर्णी ने डिटेलिंग में फिर ये भी बताया कि इनको बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ, प्रवीण तोगड़िया, इंद्रेश कुमार, श्री रवि कुमार, ये सारे के सारे नाम लेने के लिए। टारगेट क्या था? टारगेट सिंपल सा था कि देश के अंदर हिंदू आतंकवादी है, इस चीज़ की पहचान को स्थापित किया जाए और मुसलमानों को अपीज इतना ज़्यादा कर लिया जाए कि वो खुला होकर सिर्फ वोट किसे करे? सिर्फ उस पार्टी को जो कि उनके बारे में बात करती है। ओवैसी, कांग्रेस, फलाना ढिमकाना। आजकल तो खैर हमारे जो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, जो भी हैं, उनका बेटा तो नहीं लगता मुझे, पर जो भी हैं वो भी आजकल भगवा छोड़ के आजकल वही कर रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जो भी रिश्ता है, खून का तो नहीं है, किसी और डीएनए का हो सकता है। समीर जी ये जानते थे कि वो बेगुनाह है, इसलिए इन्होंने कोई भी वकील नहीं किया। ये निर्दोष हैं, ये साबित करने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ही डाली। ये भी जानते थे कि जब इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो सबूत क्या पेश किए जाएंगे आखिर में। और यही वो कारण है कि ये ट्रायल की हर डेट पे पहुंचते थे, चाहे उस दिन इनको बोलना होता था या नहीं होता था, फिर भी ये हर ट्रायल डेट पे पहुंचते थे, ये देखने के लिए कि सामने वाले वकीलों के द्वारा किस तरीके के नकली सबूत जो हैं पेश किए जा रहे हैं। बट दिस फाइट वॉज अबाउट टू गेट वेरी लॉन्ग, विच इट डिड। पुलिस वाले इन्हें हर रोज़ करीबन 20 घंटे तक पीटा करते थे, बिजली के शॉक्स दिया करते थे, प्राइवेट पार्ट्स में करंट लगाया करते थे। समीर कुलकर्णी जी एक शाकाहारी थे। इस बात का पता लगने के बाद इनके मुंह में मांस के टुकड़े डाले गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू आतंकवादी है, इस चीज़ को साबित करने में एटीएस इतना ज़्यादा तत्पर था कि इनके सामने, इनके पास इन्होंने मंगवाई थी गीता और रामचरितमानस और महाभारत जैसी किताबें पढ़ने के लिए। इनके सामने उन किताबों को एटीएस के अधिकारियों के द्वारा, परमवीर जैसे पुलिस अधिकारियों के द्वारा कदमों के नीचे कुचला जा रहा था। ये है हिंदुओं के प्रति नफरत, ये है कांग्रेस का वो सच्चा रूप जो परमवीर जैसे पुलिस अधिकारी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। यही परमवीर जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जनेऊ को मसलना, बेटियों का रेप करने की धमकी देना, हमारे पुराणों को, हमारे ग्रंथों को कुचलना, लोगों को जो शाकाहारी है उनके मुंह में मांस के लोथड़े डालना, ये सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के संरक्षण में हो सकता है। भारत की पहली फैमिली, भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी जिसका जो फाउंडर था वो खुद हिंदुस्तानी नहीं था और आज जो रन कर रही है जिसको, वो खुद हिंदुस्तानी नहीं है। यू नो द जेस्ट,
व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट एट। ये है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का और उस इंटेरोगेशन का नंगा नाच। जब इनसे ये पूछा गया कि उस समय आपकी माँ कहाँ पे थी, जो कि बूढ़ी अवस्था में थी, तो ये कहा गया कि मेरी माँ को भी अक्सर उठा के ले आया करते थे और घंटों घंटों उनको भी प्रताड़ित करते थे, उनसे भी क्वेश्चनिंग किया करते थे। मैं क्वेश्चनिंग करने के अगेंस्ट में नहीं हूँ, क्योंकि अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाए तो आप क्वेश्चनिंग करिए, पर अगर आपके पास सबूत नहीं है और अगर आपने सिर्फ हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए ये सारा का सारा कांड रचा था, तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अपने स्टूडियो को गंदा नहीं करना चाहता यहाँ पे, वरना मैं थूकता ऐसे पॉलिटिशियंस के ऊपर जो सिर्फ सत्ता में आने के लिए, चूँकि 11 साल से सत्ता में नहीं है, सिर्फ सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थे। भारत के अंदर इस समय एक ऐसा आक्रोश पैदा किया जा रहा है जो कि इंस्पायर्ड है यूएस के पैसे के द्वारा, जो कि इंस्पायर्ड है बांग्लादेश टेम्पलेट के द्वारा, श्रीलंका टेम्पलेट के द्वारा। सेम वही टूल किट इस्तेमाल करी जा रही है जहाँ पे श्रीलंका में और बांग्लादेश में यूएस के द्वारा यही करवाया गया कि वोटों की चोरी हुई है, सरकार इलेजिटिमेट है और राहुल गांधी इस देश को जलाना चाहता है। राहुल गांधी इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहता है और उसके अंदर साथ दे रही है उसकी कांग्रेस पार्टी, एक केजीबी की डांसर और पुरानी आत्माएं जो कि मेरे ख्याल में डोलर नाच करते हुए इनके आसपास घूम रही है, इनको इंस्पायर कर रही है कि किस तरीके से भारत को 1947 में तोड़ा था, किस तरीके से भारत को आगे तोड़ते गए और मरने के बाद भी आत्माएं आके इनको प्रेरित कर रही है भारत को तोड़ने के लिए। और इस चीज़ में साथ कौन दे रहा है इन लोगों का पता है? इस चीज़ में साथ दे रहा है इस देश का हिंदू। मैं मुस्लिम की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि वो तो कभी भी ना आपको आपका भाई मानेगा, ना दोस्त मानेगा, ना इस देश को अपना मानेगा जब तक कि ये इस्लामिक कंट्री ना बन जाए। पर इस देश का सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है तो वो खुद हिंदू है, जो ऐसे लोगों का साथ देता है सिर्फ जाति के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे, या फिर हमें सोशल मीडिया पे फेमस हो गए जी, हमें लाखों यूट्यूब सब्सक्राइबर मिल गए, हमें जर्मनी की बीवी मिल गई, हमें नाज़ी डीएनए ऐसा मिल गया कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हम। दोष उन हिंदुओं का इन पॉलिटिशियंस से ज़्यादा है। What are you going to do about it? Will you do something about it? अब आप बोलोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ? भाई मैं एटलीस्ट इतना गुर्दा रख रहा हूँ कि यूट्यूब पे अपना शक्ल दिखा के बात करता हूँ। कई लोग वो भी नहीं करते, कई लोग सिर्फ हाय फाय शाय बोल के निकल जाते हैं। बट देन अगेन रियलिटी लाइफ की यही है कि जितना कड़वा आप सच बोलोगे आप उतना ही नीचे जाते जाओगे। हम कितना भी नीचे जाते जाएं, वी विल राइज लाइक अ फिनिक्स एज वी ऑलवेज डू। ये मालेगांव की सच्चाई, ये एटीएस का इंटरोगेशन और ये कांग्रेस की सच्चाई इस छोटे से वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था मैं। क्या सोचते हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर यहाँ तक जुड़े हो, मन करे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोज़ हैं, चैनल का मेंबर बन के सपोर्ट कर सकते हो। चॉइस इज़ ऑल योर्स। एंड इवन इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हिंदूज़ जो मुझे गाली देंगे कि नफरत फैला रहा हूँ मैं, या इवन इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हिंदूज़ जो देशद्रोहियों को सपोर्ट करने में लगा हुआ है क्योंकि इट सूट्स द नैरेटिव, देन सो बी इट। पैसा आपका, अय्याशी आपकी, बेचिए देश को। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।